राजनेता विचारधारा से तो समझौता कर सकता है, वोट से समझौता नहीं कर सकता। आज मंगलवार है और पिछले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया था। अगर एक हफ्ते बाद भी यह मामला शांत नहीं हो रहा है बल्कि और ज़्यादा धधक ही रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी को और उसकी आंच को आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो दौर है, ये दौर दूसरे महापुरुषों को अपना महापुरुष बनाने का है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब सबसे ज़्यादा बातें होती थी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, कि उनकी नीतियाँ क्या थी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, जनसंघ के समय से बीजेपी को कहाँ से कहाँ लेकर के आए, जो आज बीजेपी दिखती है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बात अगर होती है तो सरदार पटेल की होती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है। अम्बेडकर का यही हुआ ना, जिस समय थे वो उस समय उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पाए, पॉलिटिक्स को एकदम डायरेक्शन नहीं दे पाए, लेकिन उसके 70 साल के बाद वो उनके खिलाफ एक बयान से इतना असर होता है। अम्बेडकर हमारे देश में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जिसकी आवाज़ नहीं है, जिसके पास आवाज़ नहीं है, जिस तबके के पास आवाज़ नहीं है, जिसकी कोई सुनता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज मेरे साथ इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं मयंक सर, अखिलेश सर, शादाब जी और विचित्र सर। हम बात करेंगे अम्बेडकर विवाद की। पिछले हफ्ते मंगलवार को राज्यसभा में अमित शाह ने जो बयान दिया था, उसको लेकर के जो विवाद हुआ है, जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी, आप या दूसरी तमाम देश भर की पार्टियां कूद गई हैं। तो सवाल है कि अम्बेडकर को लेके ये सियासत क्यों है? क्या सिर्फ चुनावी राजनीति के मकसद से उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, या ये पार्टियां उनके विचारों को अपनाने की भी कोशिश कर रही हैं, या मामला सिर्फ सियासी है? तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देते हैं जिन दर्शकों ने पिछला शो नहीं देखा था। पिछले मंगलवार को अमित शाह ने अपने बड़े लंबे 1 घंटे से ऊपर के भाषण में बात बीच में ही उन्होंने एक वाक्य कहा था कि आजकल अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलता। इसके बाद विपक्ष की तमाम पार्टियों, कांग्रेस, आप या दूसरे अन्य दलों ने भी इसको मुद्दा बना लिया। उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। वो बीच का एक छोटा सा क्लिप निकाला जा रहा है जो कि उनके बयान, जिस तरह से उनके बयान को प्रचारित किया जा रहा है वैसा मामला नहीं है। उसके बाद में संसद में यहाँ तक नौबत आ गई कि धक्का मुक्की, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए। बीजेपी के 2 सांसद तो आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उनको एडमिट भी होना पड़ा। तो विचित्र सर, उस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हो, आज आपने देखा कि कांग्रेस ने दिन भर में तमाम जगहों पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो वॉर भी चल रहा है। आपके नेता को लेकर एक वीडियो का, पुराने वीडियो के एक अंश निकाल के बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने उसको ट्वीट किया, जिसपे आपने उसको पलटवार किया है कि आप गलत हिस्से को वो कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है। ये क्या सिर्फ सियासत का मामला है? क्योंकि बाबा साहब के विचार तो कई मामलों में ना तो हिंदुत्ववादी पार्टियों को पचने वाले हैं, ना तो ये दूसरे कांग्रेस या दूसरे दलों को पचने वाले हैं। खासकर अगर विचार की बात करें, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं ले लें या और भी उनके तमाम तरह के जो विचार थे, तो सिर्फ अंबेडकर का नाम वोट के लिए, या मामला कुछ और भी है? अगर एक हफ्ते बाद, ठीक आज मंगलवार है और पिछले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया था, अगर एक हफ्ते बाद भी यह मामला शांत नहीं हो रहा है बल्कि और ज़्यादा धधक ही रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी को और उसकी आंच को आप समझ सकते हैं। राजनेता विचारधारा से तो समझौता कर सकता है, वोट से समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि वोट ही उसे सत्ता तक पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में जिस तबके के पास 20% वोट हो और वो तबका इतना जागरूक हो गया है और इस तरह से अपने वोट को सही से इस्तेमाल करना सीख गया है कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी पार्टी आज बेरुखी नहीं दिखा पा रही है, या अवहेलना तो बहुत दूर की चीज़ है। 1900 ये जो कुछ आज अम्बेडकर की बात हो रही है, उनके बारे में पहले ये बात क्यों नहीं हो रही थी? आज से 70 साल पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि तब हमारे देश में दलित समाज वाकई मूक दर्शक था, जो अम्बेडकर की पत्रिका का नाम भी था एक समय में। वो उसके पास कोई शक्ति नहीं थी और इस देश के नेताओं को शायद उस समय किसी को नहीं लगता था, मुझे लगता है इस देश में, कि दलित भी कभी इस देश में बोल सकेंगे। सिर्फ 2 लोगों को छोड़ करके, जो मेरा आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक गांधी और दूसरे अम्बेडकर। तीसरा किसी को नहीं लगता था कि
दलितों में भी इतनी चेतना आएगी और वो भी एक उस आज से मैं 75 साल पहले की या 76 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ, या जब तक 1951 में जब हिंदू कोड बिल आया तब की भी बात करता हूँ, या फिर नेहरू पहला चुनाव दूसरा चुनाव हुआ तब की भी बात करता हूँ। तब तक ये नहीं लगता था। उस समय तक ये लगता था कि जिधर मजबूत तबका चाहेगा दलितों का वोट उधर जाएगा, और वो जाता भी था, क्योंकि इंदिरा गांधी तक तो हम सब ने उस समीकरण के बारे में बहुत कुछ सुना है कि दलित, मुसलमान और ब्राह्मण उनका एक वोट का कोर कॉम्बिनेशन था। बाकी जातियां उसमें अतिरिक्त काम करती थीं, क्योंकि पिछड़े वर्गों का वोट इंदिरा गांधी के आते आते समाजवादी खेमे में ज़्यादा जाने लगा था। तो अब सवाल है अंबेडकर का। आपने अपने सवाल में कहा कि अंबेडकर से सबके वैचारिक मतभेद थे। बिल्कुल थे, बल्कि कई बार तो लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा हिंदुत्ववादी संगठनों से उनके विरोध ज़्यादा थे। क्योंकि आप इसको दो स्तर पर देखिए। जब वो 1946 में उनको संविधान सभा में आना था डॉक्टर अंबेडकर को, तो उनको भारत में, उस समय भारत एक ही था, उनको कांग्रेस ने नहीं आने दिया। उनको उनके मित्र थे जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, उनके और सोहरावर्दी की मदद से, मुस्लिम लीग की मदद से वो पहली बार आए थे। जब देश का विभाजन हो गया और जहाँ से वो जीत कर आए थे वो बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तब अंबेडकर को फिर संविधान सभा में आना था। तो उस समय भी कांग्रेस के नेता, दक्षिणपंथी नेता तो विरोध करते थे, वो खुलकर विरोध करते थे, लेकिन जो उसके लिबरल नेता थे, डेमोक्रेट थे, सेक्युलर थे, वो लोग भी अंबेडकर को पचा नहीं पाते थे और इसीलिए वो नहीं चाहते थे। मैंने उस दिन भी कहा था, ये बात तो नहीं कही थी, आज इस बात को कह रहा हूँ कि अगर गांधी नहीं होते तो अंबेडकर तब भी चुन करके नहीं आए होते। थोड़ा सा शायद हम पढ़ें, कल ही हमारे यहाँ किसी ने लिखा है, उसमें लिखा है क्या कि 46 में नहीं हो आ पाए, वो 47 में राजेंद्र प्रसाद ने बीजी कर, जो बॉम्बे के उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में, राजेंद्र प्रसाद के रिक्वेस्ट पे बीजी कर ने रिकमेंड किया था, वो इलेक्ट हुए थे। एक सिटिंग मेंबर को रिजाइन करने के लिए बोला गया था, उसके बदले में अम्बेडकर आए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले वो 1946 में वहाँ से आए थे, लेकिन विभाजन हो गया तो अब वो खारिज हो गया, उसके बाद ये यहाँ से आए थे। लेकिन उसके बाद जब उनका विरोध शुरू हुआ, जो 1947 की आप बात कर रहे हैं, तो 1947 से याद आया कि उसी साल संविधान सभा में संविधान के लिए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल उसी साल ले आए थे, जिस पर चर्चा हुई और तुरंत उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। उसका इतना विरोध हुआ और कांग्रेस के अंदर भी विरोध हुआ। कांग्रेस का जो दक्षिणपंथी खेमा था, उसने ज़्यादा विरोध किया और इसीलिए उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। और उस समय एक तर्क दिया गया, ये दिया गया कि ये काम आप सभी धर्मों पर क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आज यूसीसी की बात आ रही है, यूसीसी के बीज उस समय सवालों के रूप में उभरे थे कि आप क्यों नहीं सभी धर्मों पर ये कर रहे हैं। लेकिन अंबेडकर का तब ये कहना था, अगर अंबेडकर के साथ दलित वोट की बात नहीं होती तो शायद उनका विरोध होता है, क्योंकि तब उन्होंने ये कहा था कि हमको हिंदू धर्म में से ज़्यादा खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा था, ये उससे पहले 1940 में ही कहा था, जो पाकिस्तान पर उन्होंने किताब लिखी, कि हिंदू राष्ट्र एक बहुत बुरा सपना हमारे लिए साबित होगा अगर वो होता है तो। वैसी पृष्ठभूमि में हिंदू कोड बिल को लेकर के नेहरू हिंदू कोड बिल के विरोध में नहीं थे, कांग्रेस के अंदर विरोध कर रहे थे। जो दक्षिण पंथी जो शक्तियाँ थीं कांग्रेस की, वो विरोध में जनसंघ, हिंदू महासभा था। क्योंकि इस बात को कौन इनकार कर सकता है कि उस समय इसका विरोध ही था कि उन जो कांग्रेस के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष थे एस.के. पाटिल, उन्होंने पटेल का, वो भी दक्षिणपंथी खेमे के थे, उन्होंने पटेल के खिलाफ लड़ाई को अपने निजी, इसको क्या बोलते हैं, ईगो का सवाल, अहम का सवाल बना दिया था और नतीजा ये हुआ कि अंबेडकर हारे। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है कि इसमें चूँकि अब नेहरू के नाम पर वोट नहीं मिलता, कांग्रेस को भी नहीं मिलता, इसलिए कांग्रेस भी नेहरू का नाम नहीं लेती और
कांग्रेसियों से ज़्यादा तो बल्कि आरजेडी के मनोज झा नेहरू को बचाते हैं। कांग्रेसी तो चुप रह जाते हैं हाउस में नेहरू के नाम पर भी। नेहरू के नाम पर पूरे देश में तमाम कुछ भी मनोज झा के भी हालिया वक्तव्य की बड़ी चर्चा है नेहरू को लेकर। अभी नहीं, वो शुरू से बोलते रहे हैं नेहरू पर, लेकिन कांग्रेसी अभी कुछ समय पहले जो आपके संदीप पाठक है उन्होंने भी नेहरू को लेकर के बहुत ही प्रशंसात्मक भाषण दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला। मेरे कहने का है कि कांग्रेस नहीं बोलती है, नहीं तो नेहरू का हिंदू कोड बिल को लेकर के अंबेडकर से कम विरोध नहीं हुआ था। इतना ज़्यादा विरोध हुआ था कि ये हिंदू महासभा और जनसंघ ने नेहरू के खिलाफ प्रभुदत्त महाराज थे ब्रह्मचारी, उनको चुनाव में उतारा था और उन्होंने इसी को मुद्दा बनाया था। तो अब सारी चीज़ें, ये जो आपने सवाल किया उसका यही जवाब है कि सारा मामला वोट का है। अंबेडकर नहीं जानते थे कि उनको 2 बार चुनाव में हरा दिया गया था। पहले मुंबई से, फिर उसके बाद एक खंडवा या कहाँ भंडारा से वहाँ से भी हरा दिया गया था, 2 जगह से। और वो लोकसभा में जाने के लिए तरस गए अपने जीवन के 4 साल जो संसदीय व्यवस्था थी 52 से 56 तक। और उनके नाम पर वोट का इतना होगा कि लोगों को एक हफ्ते तक, बल्कि उससे ज़्यादा, उसको और एग्जिगरेट किया जा रहा है। इसीलिए ये सिर्फ विचारधारा से ज़्यादा वोट। लेकिन एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा इसमें, मैं पिछली बार भी मुझे कहना था, अंबेडकर से जुड़े हुए संगठनों को सरकार के स्तर पर जो मदद नरेंद्र मोदी ने दी या जो रूप दिया, वो किसी और सरकार ने नहीं दिया। एक बीपी सिंह ने किया जो उनको भारत रत्न दिया, उसके बाद पंचतीर्थ बनाने से लेकर के उनके जो जितने संगठन हैं वो चीज़, और प्लस ओबीसी को धीरे धीरे ऊपर उठाने का, ओबीसी को मंडल आयोग के जरिए बीपी सिंह ने उठाया, शिक्षा में अर्जुन सिंह ने जो काम उसको आगे बढ़ाया, उसको एक बड़े बृहत्तर लेवल पर एग्जीक्यूट करने वाला काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये एक बात जरूर है। ये कह सकते हैं कि अंबेडकर जो चाहते थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, परकोलेट होके ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको मैंने सबसे ऊपर करके, लेकिन वो बढ़ रहा है। अखिलेश सर, लोकसभा चुनाव से पहले जो 400 सीट का नारा था, अब की बार 400 पार, और कुछ नेताओं ने संविधान बदलने तक की बात की। कांग्रेस ने उसको बनाया, विपक्ष ने बनाया, और आप देखेंगे बहुत सारी जो सीटें, खासकर जो रिजर्व सीटें थे, एससी सीटें, उनमें बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब हुआ। वो 45 से 30 पे आ गए, कांग्रेस 7 से 20 पर पहुंच गई। ट्राइबल सीटों पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर हुआ, बीजेपी का प्रदर्शन नीचे गया। तो बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि ये सब मुद्दे हमारे लिए नुकसानदायक है। बीजेपी ये भी समझ चुकी है कि अमित शाह का जो बयान था वो उनको नुकसान कर रहा है कहीं ना कहीं। वरना आप जिस तरह से वो सारे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले भी ट्वीट हुआ, वो हुआ, और लगातार बीजेपी आक्रामक है इस मुद्दे पे, वो बैकफुट पे आने को तैयार नहीं, जबकि वो समझ रही है कि मुद्दा कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। बहुत सारी जो दलितों से जुड़े संगठन हैं, उनके अधिकारों की बात करने वाले, वो भी विरोध कर रहे हैं। दलित बेस्ड पार्टियां जो दलित राजनीति करती हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो एक तो बीजेपी की रणनीति क्या ऐसे निपटने, क्योंकि अभी तक जो उनके 2 प्रमुख सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, उनका कोई खुल के समर्थन में कोई बयान आया नहीं है। चिराग पासवान या मांझी जी का आया है, लेकिन जो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू का नहीं। कल एक एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक है, तो क्या इस पर कुछ बात होगी? दूसरी बात, जो एक डिमांड की जा रही है माफ़ी की, अगर मान लीजिए माफ़ी नहीं भी मांग सकते हैं, अगर वो ये खेद जता दें कि अगर हमारे बयान का गलत मतलब निकला है तो हम खेद जताते हैं, तो बीजेपी के लिए क्या वो फायदेमंद स्थिति नहीं होगी? देखिए, कई सारी बातें आपने की पूर्णेंदु, लेकिन जो बात विचित्रमणि जी कर रहे थे, इतिहास का बहुत अच्छा उन्होंने हमें ज्ञान दिया। दरअसल ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप संविधान की 4 दिन की बहस को देखें जो संसद में हुई लोकसभा राज्यसभा में, तो वो इतिहास की बहस थी, वो भविष्य की नहीं थी। भविष्य में ये संविधान आपको क्या रास्ता दिखाएगा, ये संविधान आपको कहाँ लेकर जाएगा, इस बारे में चर्चा कम थी। चर्चा इस बात पे ज़्यादा थी कि संविधान जो उन्होंने बनाया, उन्होंने क्यों बनाया, उनका क्या योगदान रहा, उनको किसने अपमानित किया, किसने उनका सम्मान किया, इसको लेकर के पूरी बहस केंद्रित रही। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो दौर है, ये दौर दूसरे महापुरुषों को अपना महापुरुष बनाने का है। ये दूसरे महापुरुषों को अपना महापुरुष बनाने का दौर है। वो शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी। मुझे याद है, मैं बीजेपी बहुत लंबे समय से कवर करता हूँ। कल अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी है, 100 साल के अटल जी खुद
जयंती उनकी है, कल 100 साल के होते अगर वो जिंदा होते तो बीजेपी बड़े भव्य आयोजन इसके लिए कर रही है, वो सब बातें। लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तब सबसे ज़्यादा बातें होती थी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, कि उनकी नीतियाँ क्या थी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, जनसंघ के समय से बीजेपी को कहाँ से कहाँ लेकर के आए, जो आज बीजेपी दिखती है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बात अगर होती है तो सरदार पटेल की होती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और वो कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में पूरा इतिहास, क्योंकि इतिहास तो बहुत अच्छे से बताया, तो इतिहास का एक पक्ष ये भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने रोका, जो बात लगातार बीजेपी के नेता आज ये कहते हैं कि हर जगह उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। अगर उनकी विरासत को देखें तो उसकी विरासत को आगे किसने बढ़ाया? इन्होंने कहा कि वीपी सिंह ने भारत रत्न दिया, बिल्कुल सही बात है। उससे पहले भारत रत्न देने की बात तक उनको बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं की गई थी। अब कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पे आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला जलाया था। देखिए वो बातें ज़रूर वहाँ पे जो हुई थी वो तो विरोध का तरीका था, और आज भी आप देखते हैं ये सब बातें होती हैं। तो हिंदू कोड बिल को लेकर तो काफ़ी बड़ा मुद्दा वो था, और लेकिन तब की जो जनसंघ थी और हिंदू महासभा था, वो आज तो आपको लगता है उसमें पॉलिसी वही है क्या, वही चली आ रही है क्या? उसमें तब में और अब में तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। और दूसरी बात ये है कि उसी बात को लेकर के ये मुद्दा आज बनाया जा रहा है कि उनका कितना अपमान वहाँ पर किया कांग्रेस पार्टी ने। और वो कांग्रेस पार्टी जो गांधी नेहरू खानदान से आगे कभी नहीं कुछ बोल पाई, ना कुछ सोच पाई, ना किसी का कुछ कर पाई, वो आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित नज़र आ रही है। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, जो इन्होंने संक्षेप में कहा कि विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वोट किससे मिलते हैं। आज समझ में आ रहा है कि वोट आपको मिलते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मिलते हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपने इतिहास को भुला करके, इसमें अगर आप हिंदू महासभा और जनसंघ की बात अगर करेंगे तो उस इतिहास को मैं शामिल कर लेता हूँ कि उस इतिहास को भुला करके वो आज जो राजनीतिक यथार्थ है, जो धरातल है, उस पर खड़े होकर के सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वोटों को अगर साधना है तो यही होगा। अब जो दूसरा हिस्सा था आपका अमित शाह को लेकर के, देखिए फिर आपने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि 400 सीटें अगर आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? नहीं, ना तो 400 सीटें आई और ना ही कोई संविधान बदला गया, ना ही कोई आरक्षण खत्म हुआ, बल्कि बार बार ये कहा गया कि आरक्षण तो हमेशा रहेगा, 100 साल नहीं 200 साल तक। बल्कि आरएसएस प्रमुख की ओर से भी ये बात कही गई और यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बात कही गई कि जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण रहेगा। तो इस बात को खारिज कर दिया गया। ये बात हालांकि चुनाव के वक्त भी कही गई थी, लेकिन 400 आई भी तो नहीं ना सर। 400 विपक्ष तो ये कहेगा ना। 400 अगर आती तो आपको लगता है आरक्षण खत्म कर देते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब विपक्ष तो ये इस तरह से वो करेगा ना। क्योंकि अगर आज वोट मिल रहे हैं जिस बेसिस पे, उसको खत्म करके आप हमेशा के लिए पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। इतने राजनीतिक रूप से तो अब वोट कोई नहीं है ना, कोई आरक्षण खत्म क्यों करेगा? उन्हें जो काम करना था वो उन्होंने कर दिया। उन्हें लगता था कि जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, जिन जो असमानता है का शिकार होते हैं, चाहे सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हों, तो उन्हें अगर न्याय मिलना है तो उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बना करके आरक्षण दे दिया। और वो ऐसा बनाया है कि उससे किसी के दूसरे का हक नहीं मरता, वो एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है और अलग से सीटें बढ़ा दी गई हैं। उसमें किसी के भी अधिकार पे उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। तो वो तो इस बात को समझते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतना बोलती हो, इतना सब कुछ करती हो, जो बोल के गए वो कि पंचतीर्थ की स्थापना की गई और उनके सारे जन्म स्थानों का वहाँ पर जहाँ जो उनके मेमोरी के स्थान थे उनको रिवाइव किया गया, चाहे वो लंदन में हो, चाहे महू में हो, या कहीं और जगह पर, दिल्ली में भी है जहाँ पर वो किया गया है, और यहाँ पर अम्बेडकर ऑडिटोरियम बहुत बड़ा बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो की गई है ना। तो जो समझता हो कि उस नाम की कितनी अहमियत है, वो आपको लगता है आरक्षण खत्म कर देंगे। और आरक्षण खत्म करने से क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा? क्या जो समाज की असमानता है वो दूर हो जाएगी? क्या जिन लोगों का हक छीना गया था उनको हक मिल जाएगा? नहीं होगा ना। जो बात आप अगर अध्ययन करें और लोगों से पूछें कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आज चर्चा इतनी क्यों हो रही है, क्योंकि पिछले 60-70 साल का अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे कि वो लोग जो हाशिए पर थे, जिनके अधिकार उन्हें नहीं मिलते थे, उनको अधिकार अगर मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला। और यही कारण है कि आज हर राजनीतिक दल को इस बात का एहसास है कि अगर सामाजिक न्याय की बात करनी है तो आपको उनका नाम लेना पड़ेगा। और जो बात कांग्रेस पार्टी के बारे में बीजेपी बार बार कहती है और जो लगातार पिछले 7 दिनों से ज़्यादा हो रही है कि वो चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना हो, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बात करनी हो, या SC/ST आरक्षण के खिलाफ बात करनी हो, ये सबसे ज़्यादा किसने बातें की है? तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। वो संसद की आपको पुरानी बहस निकाल करके दिखा देंगे कब कब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। राजीव गांधी का सबसे लंबा भाषण अगर पार्लियामेंट में अंदर हुआ तो वो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हुआ था, ये बीजेपी कहती है। तो किस मुँह से फिर ये बात हो रही है?
तो ये राजनीतिक नफ़े नुकसान की का आकलन करके ये बातें हो रही है। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब लगता है कि अगर ज़्यादा वोट हमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से मिल जाएंगे तो क्यों ना मिले। और इसमें मुझे लगता है इस लड़ाई में अगर कोई पिछड़े हैं तो वो पिछड़ गए बीएसपी जैसी पार्टियाँ, जो अभी तक इसी मुद्दे पर, इसी नाम के ऊपर राजनीति करती आई थी। अब उन्हें सोचना होगा कि वो आगे क्या करें। क्या ऐसा तो नहीं कि जो दोनों मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो दो बड़े राजनीतिक दल हैं, वो आपस में मिलकर के इस तरह से ये नूरा कुश्ती आप कह दें इसको कर रहे हैं कि जो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो इन मुद्दों को लेकर आगे चलती वो पीछे रह जाए। सर, एक जो था कि कल जो एनडीए की बैठक है वो सवाल आपने मिस कर दिया। फिर क्या अगर ये विवाद बढ़ता है और बीजेपी महसूस करती कि ये हमारे लिए नुकसानदायक होने वाला है, तो क्या अमित शाह का कुछ ऐसा बयान आ सकता है जिसपे वो खेद जता सकते हैं मुझे भविष्य में? लगता नहीं कि उनका बयान में कुछ खेद जताने वाली बात है, नहीं, अगर क्योंकि वो अगर पॉलिटिकल लॉस देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट के नुकसान पर तो बहुत उसको उसमें वो वोट नहीं। का नुकसान हो रहा है क्या? बीजेपी तो ज़्यादा समझती है इस बात को, राजनीति को। अगर उन्हें लग रहा होगा कि वोट का नुकसान होगा तो वो मांग लिए होते अभी तक माफ़ी है, जो भी खेद आप सर, बता वो रहे हो। 400 सीट वाला तो नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है। नहीं इसमें, लेकिन ये तो गलत है ना। वो भी गलत था, वो भी गलत परसेप्शन बनाया गया था कि 400 सीट आ गई तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे ना। तो वैसा कुछ तब हुआ और वो लोगों को एहसास हो गया तभी महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों जगह बीजेपी को ज़बरदस्त वोट मिले हैं, अनुसूचित जाति के वोट मिले हैं। सर्वे आप तो आंकड़ों के बाजीगर हैं, आप जानते ही इस बात को कि वोट कितने मिले हैं। और तीसरी बात यह है कि 11 सेकंड का क्लिप काट करके चलाना, जो अभी आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया कि उनके बयान भी इस तरह के चलाए जा रहे हैं, वो भी तो यही है, क्लिप काट करके आप किसी का कुछ भी चला दो और अपने हिसाब से चला दो। जब पूरा भाषण सुनेंगे तो उसमें तो कोई इस तरह की बात है नहीं। और इसलिए तो बीजेपी ज़्यादा आक्रामक है। अगर बीजेपी को लगता है कि उनके मुंह से कुछ गलत बात निकली तो अभी तक वो शायद इस बारे में सोचते, लेकिन पहले दिन से वो ज़्यादा बहुत सारे देखिए जो पार्टियां जो दलित राजनीति करती हैं, बहुत सारे दलित संगठन बहुत मुखर है इसको लेकर के, और उनका कहना है कि वो एक क्लिप नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। केजरीवाल वाला मैटर अलग है, वो उनका कहना फुल सेंटेंस है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे भगवान हैं और आप इस तरह से नहीं कह सकते, वो इसको लेके ऑफेंडेड हैं। मेरे ख्याल से इसमें बीजेपी भी सोच रही होगी, लेकिन जिस तरह से आक्रामकता दिख रही है पिछले एक सप्ताह में, मुझे लगता नहीं कि इस पर कोई खेद जताने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी तो क्लियर कर चुकी है कि ये उनका जो बयान है पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है और उनका कहीं भी किसी तरह से कोई इरादा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का नहीं था। और अगर अमित शाह की आप बात करेंगे तो जितनी राजनीति, जो चुनावी राजनीति है, जितने अच्छे से वो समझते हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा नेता इस तरह समझते हैं। वो तो ज़्यादा उनको पता होगा कि किस बयान से फ़ायदा होता है, किस बयान से नुकसान होता है। तो वो खुद सक्षम है ये फैसला करने के लिए कि ये सही है या गलत है। तो मुझे लगता नहीं इस बारे में कोई ज़्यादा बहस की गुंजाइश है। बाकी उनका यह है कि बयान को लेकर के जो फ़ायदा उठाने का प्रयास है वो तो कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियाँ करेंगी। यही तो राजनीति है। राजनीति तो ये इसी का नाम है। मैंग सर, जो अखिलेश सर ने कहा कि आज का दौर जो है वो दूसरे नायकों को अपनाने का दौर है, और पहले एक समय बाबा साहब की उपेक्षा हुई और उस समय आप उपेक्षा कर सकते थे क्योंकि आपको दलित वोट कांग्रेस को बड़ी संख्या में मिल रहे थे, या दूसरी पार्टियां भी उनका मुखर विरोध कर सकती थी हिंदू कोड के बिल के सवाल पे, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने उनके पुतले जलाए। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जिस तरह से दलित चेतना का उभार हुआ है और आज की तारीख में जो दलित समाज और पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज अपने अधिकारों को लेकर के जिस तरह से जागरूकता आई है और अपने आइकॉन के तौर पे बाबा साहब को जिस तरह से देखते हैं एक तरह से उनको, और वो पूरी तरह से बड़ी संख्या में उनको भगवान का दर्जा देते हैं, तो क्या वो वजह है कि ये पार्टियां उनके उसको लेकर के इतना संवेदनशील हैं कि बाबा साहब के नाम पर कुछ भी उन्हें मौका मिलता है तो वो पार्टियां उसको लेकर के इतना ज़्यादा सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिलती है इस पूरे विवाद पर? और दूसरा, क्या सिर्फ बाबा साहब के नाम का ही इस्तेमाल करना है इनको? क्योंकि वैचारिक रूप से तो कई बार वो एकदम ही विरोधी इन पार्टियों के सामने खड़े दिखते हैं। 22 प्रतिज्ञाओं पर तो उन्होंने हिंदू धर्म पर जिस तरह से बात की, हिंदू धर्म को मानवता विरोधी धर्म, असमानता वाला धर्म बनाया और हिंदू धर्म को त्याग करके वो बौद्ध धर्म गए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के नेता ये तो नहीं स्वीकार करेंगे, या दूसरी तमाम जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कांग्रेस में भी हैं, दूसरे दलों में भी है, वो भी शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उस धर्म को फॉलो करते हैं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या हो? हमको यही लगता है कि अंबेडकर की लेगेसी को हथियाने वाले जितने भी लोग हैं, हम ही लोग हों या पार्टियां हो या बड़े बड़े नेता हों, वो एक लेसन, बहुत बड़ा लेसन उनके लाइफ से है
कि फ्यूचर ओरिएंटेड अगर पॉलिसी आप करोगे, पॉलिटिक्स करोगे, तो आप अभी तो नहीं, सालों तक रेलेवेंट रहोगे। अम्बेडकर का यही हुआ ना, जिस समय थे वो उस समय उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पाए, पॉलिटिक्स को एकदम डायरेक्शन नहीं दे पाए, लेकिन उसके 70 साल के बाद वो उनके खिलाफ एक बयान से इतना असर होता है। और उनका क्या था, फ्यूचर ओरिएंटेशन, वो कभी पास्ट मुड़ के नहीं देखते थे। तो फ्यूचर, इसीलिए पास्ट के आधार पे अभी की राजनीति चलाना ये सबके लिए सबक है। दूसरी बात कि अंबेडकर हमारे देश में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जिसकी आवाज़ नहीं है, जिसके पास आवाज़ नहीं है, जिस तबके के पास आवाज़ नहीं है, जिसकी कोई सुनता नहीं है, सिस्टम ऐसा उन्होंने बनाया कि जिसकी कोई नहीं सुनता है उसको भी सुनने वाला फोरम होना चाहिए या होगा। यही सब है ना। जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है, वो आप दलित बोल दीजिए या ओबीसी बोल दीजिए या ईडब्ल्यूएस भी बोल सकते हैं, जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है समाज का, उसको सबके साथ हक मिले। यही मतलब मानवता का बोल लीजिए या कार्ल मार्क्स को बोल लीजिए, या बहुत ज़्यादा गाली देने वाले आजकल जो हैं लेफ्ट, कोई गाली देने वाले, ये सबका एक ही विचार है ना। इसका इक्वलिटी ज़्यादा होना चाहिए। जो पिछड़ा छूट गए हैं, जिनको आवाज़ नहीं है, जिनको दबाया जाता है, जिनके साथ अन्याय होता है, अम्बेडकर यही रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स, अभी ये नहीं बहुत सालों से है, सब्सटेंस पे कम ध्यान जाता है, सिंबलिज्म पे ज़्यादा ध्यान जाता है। तो अभी जो हो रहा है ये टेम्परेरी है। अब जैसे अगर मान लीजिए, जैसे हम लोग ने अभी 6 महीने में ही देखा है कि अगर संविधान खतरे में लोगों के मन में सच में बैठ गया होता, तो 3 महीने 4 महीने के बाद सब कुछ पलट नहीं जाता। उसी तरह ये भी आया, ये फेज टेम्परेरी रहेगा। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, सब्सटेंटिव क्या चीज़ हो रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट वगैरह का शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा, वो 10-15 सेकंड के क्लिप का एक हफ्ता तो चल गया। हाँ, लेकिन ये आगे ठीक भी है। चलेगा हाँ, लग रहा है। हाँ, जबरदस्ती हवा देने की कोशिश की जा रही है इसको। शादाब भाई। हाँ, नहीं बिल्कुल, देखिए आपने तो इतिहास की बातें की, बहुत विचित्र जी ने, अखिलेश जी ने भी बताया। तो देखिए मैं तो वर्तमान राजनीति की बात ज़रूर रखूँगा। देखिए आपने जो कहा ना कि ये 10-11 जो सेकंड के क्लिप लेके उड़ जाते हैं नेता, तो ये आजकल राजनीति में एक नया ट्रेंड है और मुझे लगता है कि इसके सबसे ज़्यादा शिकार कोई रहा है तो वो राहुल गांधी रहे हैं। आपको याद होगा कि वो जो आलू, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। तो ये जो उनका बयान था वो आप कह सकते हैं इसका एक बहुत मतलब मेजर एक एग्जाम्पल रहा है जिसके वो शिकार रहे। उसके बाद उनकी जो छवि ख़राब हुई राहुल गांधी की, जो उनको पप्पू कहा गया और तमाम चीज़ें कही गई, तो वो वहाँ से शुरुआत हुई राजनीति की। आपको याद होगा कि अब वही अमित शाह के साथ हो रहा है। अभी अखिलेश जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से कि अगर आप उनकी इन टोटलिटी में पूरा भाषण सुनेंगे तो वो छोटी सी एक क्लिप है जिसको उन्होंने कहा, उसको लेके कांग्रेस उड़ गई। और अब वो वही दांव आजमा रही है जो दांव भाजपा आजमाती रही है कांग्रेस के ऊपर। और कल राहुल गांधी पर वहाँ गए थे, महाराष्ट्र गए थे, वो मिले, परभड़ी गए, वो दलित परिवार से मिले। मैं राहुल गांधी, स्पेसिफिक राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके ऊपर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि इस चर्चा में मुझे उनका चेहरा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो 11 सेकंड की जो क्लिप है तो उसमें वो केंद्र में रहे हैं। दूसरी बात है, आपको याद होगा कि जब जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का पूरा प्रचार इस बात पे था, जो पीडीए है, जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, इंडिया गठबंधन, उन्होंने ये कहा कि भाई भाजपा आएगी तो आरक्षण ख़त्म कर देगी। और उस वजह से उनको 100 सीटें मिली थी। वो भी ऐसे एक छोटा सा भाषण था जिसको का एक निचोड़ निकाल के उन्होंने कहा कि भाजपा तो आरक्षण ख़त्म कर देगी। तो ये राजनीति में आजकल एक नई चीज़ हो रही है कि नेता अगर 1 घंटे का भाषण देता है तो उसके 10 सेकंड या 20 सेकंड की बात निकाल के उसको ऐसा प्रचारित किया जाता है कि भाई नेता का भाव जैसे यही है। तो ये जो मौजूदा राजनीति है वो इसी पे केंद्रित है। अब देखिए जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो पूरा अमित शाह के भाषण को मुद्दा बना रही हैं। कल एक मीटिंग भी बुलाई गई है कांग्रेस की, जहाँ CWC मीटिंग होनी है, फिर एक जो है रैली होगी। आज बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरे देश में जो है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये जो राजनीति का एक नया ट्रेंड है ये जो मैंग सर ने कहा कि ये जो बयान आधारित जो चीज़ें हैं वो विपक्ष को मौका मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक उसको भुना नहीं पाएंगे। आपको लगता है ये थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे, ये मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा आगे आने वाले समय तक? देखिए, मुझे लगता है ना कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा जिंदा रहेगा मैंग जी, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि देखिए दिल्ली में क्या है, 17% जो SC ST वोटर है और 12 सीटें रिजर्व है। आपने बड़ा एग्रेसिव कैंपेन उनका भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल का। वो तो बाकायदा AI के प्रयोग से वो कैंपेन कर रहे हैं कि बाबा साहब उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने बाबा साहब का किया मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। वो ऐसा बड़ा एग्रेसिव भाषण दे रहे हैं। हाँ, तो ये विरोधी वाले का भी AI वर्सन है जो कुछ और ही बताता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि तुमने मेरे भगवान को गाली दी तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे भगवान को गाली दी है। ये अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में कह रहे हैं। यानी वो आप समझ रहे हैं कि जो जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो वो यही है। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है, इस वजह से भी थोड़ी राजनीति इस पर ज़्यादा तेज़ है। कांग्रेस भी भाग रही है, आम आदमी पार्टी भी जो है इसको भुना रही है। जो बाकी दल है, जैसे साउथ की पार्टीज तो द्रविड़ राजनीति करती हैं, लेकिन उनको कोई अभी तत्कालिक लाभ नहीं दिख रहा है, इसलिए वो चुपचाप बैठी हैं। तो मुझे लगता है DMK ने तो प्रोटेस्ट किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम की पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी, अरविंद केजरीवाल, इस वक्त ये तीनों ज़्यादा मुखर हैं। BSP, जैसा कि अखिलेश जी भी कह रहे थे कि उसका जन्म ही बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हुआ, लेकिन अब उस पार्टी ने का पिछला क्या रिकॉर्ड रहा है उस पर तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव तक ये मुद्दा भी जिंदा रहेगा। तो चर्चा देखी आपने कि किस तरह से बाबा साहब का जो नाम है, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जो इसमें अखिलेश सर ने किया कि जो दूसरों के नायक थे, दूसरी पार्टियों के या दूसरे विचारधारा के, वो उनको अपनाने का दौर है। और वो अपनाना जाहिर सी बात है, वो उसका जो कैलकुलेशन है वो सियासी है, चुनावी लाभ के लिए ज़्यादा है। क्योंकि विचार तो आज भी अपनाना मुझे लगता है तमाम पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल है, जिस तरह से थॉट्स थे। और मुझे लगता है लोकतंत्र में वैचारिक विरोध के बाद भी परस्पर सम्मान होना चाहिए, जो आज की राजनीति में उस ढंग से दिखता नहीं है। ये एक दुखद है। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।